गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्लाइकोमा क्या होता है और कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा क्या होता है। बेसिकली ग्लाइकोमा वो होता है जिसमें आईओपी इंक्रीज होने की वजह से विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आता है, उसको हम ग्लाइकोमा बोलते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। प्राइमरी का मतलब यही होता है कि इसमें कोई सिस्टमेटिक और ऑकुलर डिसीज इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसी को टर्म को बोलते हैं प्राइमरी। और ओपन एंगल ग्लाइकोमा मतलब जो हमारे एंगल्स हैं वो भी ओपन है, देन उसके बाद भी ग्लाइकोमा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा। डेफिनेशन पर जाते हैं, देयर इज नो सिस्टमेटिक और ऑकुलर कॉज ऑफ राइज इन द आईओपी। ठीक है, इट अकरेंस आइज विद द ओपन एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, मतलब जो हमारे एंटीरियर चैम्बर्स के एंगल हैं वो ओपन है। ठीक है, रेज्ड आईओपी, और आईओपी की वजह से ऑप्टिक डिस्क कपिंग हो रही है और विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अब हम सोचने वाली बात यह है कि हमारे जो एंटीरियर चैम्बर्स एंगल्स हैं वो तो ओपन है, फिर भी आईओपी रेज्ड कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके रीज़न है रेजिस्टेंस टू एक्वस आउटफ्लो। अभी जो हमारा जो एक्वस है आउटफ्लो है उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ग्लाइकोमा मतलब आईओपी इंक्रीज हो रहा है और ग्लाइकोमा हो रहा है। इसका रीज़न क्या होता है? फर्स्ट, थिकनिंग एंड स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मैसवर्क। हमने पढ़ा ट्रेबिकुलर मैसवर्क का, देखो इसको अगर मैं जूम करके यहाँ पे बनाऊँ तो ट्रेबिकुलर मैसवर्क कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ट्रेबिकुलर मैसवर्क होता है और इसके साइड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम कैनाल ऑफ स्कैलम्स, और ये होता है हमारे ट्रेबिकुलर मैसवर्क। ठीक है, अब जो इसकी थिकनेस होती है ना, ये वाली, इसकी थिकनेस या तो बढ़ जाए तो उस कंडीशन में आउटफ्लो रुक सकता है, या फिर स्क्लेरोसिस, या फिर हार्ड हो जाए। स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनेस ऑफ द ट्रेबिकुलर मैसवर्क, या तो ट्रेबिकुलर मैक्सिमस में प्रॉब्लम या तो थिक हो जाए या फिर ये हार्ड हो जाए, तो ये रीज़न हो सकता है आउटफ्लो का रेजिस्टेंस होने में। ठीक है, सेकंड है ये जो कैनाल ऑफ स्कैलम्स है उसमें है ना जेंट वैक्यूल्स जो सेल्स हैं वही एब्सेंट हो, तो जिसकी वजह से आउटफ्लो रुक जाए। ठीक है, एब्सेंट ऑफ जेंट वैक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ कैनाल ऑफ स्कैलम्स, ये सेकंड रीज़न हो सकता है। इनमें से कोई भी एक रीज़न हुआ जिसकी वजह से प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा पेशेंट को हो जाता है। अगर ये आउटफ्लो सही से नहीं होगा तो आईओपी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन 2.3 से 2.5 ml पर मिनट हो रहा है, लेकिन ड्रेनेज उस स्पीड से नहीं हो रहा था। आईओपी इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लाइकोमा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे एटोपेथोजेनेसिस में हेरिडिटी हो सकता है, माई पेशेंट को ज़्यादा होता है, सिगरेट स्मोकर्स को मेनली रीज़न यही होता है, स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मैसवर्क। एज, ये एज भी यही रीज़न है, स्क्लेरोसिस। डायबिटीज़ और बीपी, डायबिटीज़ बीपी में ज़्यादातर थिकनिंग देखने के लिए मिल जाती है, या फिर जेंट वैक्यूल्स, ये बहुत मुश्किल मिलती है। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा होने के लिए। देखो एज में हम बात करेंगे ना, एज में हमेशा 50 से लेकर 70 की जो एज होगी उसमें स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मैसवर्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम एकोमोडेशन पढ़ते हैं ना, तो एकोमोडेशन में सिलेरी मसल्स की वजह से हम प्रेस बायो पेशेंट को हो जाता है, तो इसमें भी स्क्लेरोसिस हो जाता है ट्रेबिकुलर मैसवर्क का, और प्रेस बायो में स्क्लेरोसिस होता है सिलेरी मसल्स का। ठीक है, अब आते हैं इसके सिम्टम्स में। इसके सिम्टम्स हैं इनिशियली एसिम्टोमेटिक होगा। अब ये इनिशियली एसिम्टोमेटिक इसलिए होगा ये क्योंकि इसके जो सेकंड नाम होते हैं क्रोनिक सिंपल ग्लाइकोमा भी बोलते हैं इसको, क्रोनिक सिंपल ग्लाइकोमा। अब इसको क्रोनिक सिंपल ग्लाइकोमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईओपी इनिशियली बहुत ही स्लो स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, एक साथ ही नहीं बढ़ जाता, क्योंकि पहले स्क्लेरोसिस हुआ, क्योंकि 360 डिग्री पे एक साथ स्क्लेरोसिस होना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज पे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड हेडेक होने लगता है उसको, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ये लेटर स्टेज होती है विजुअल फील्ड डिफेक्ट की। जब ज़्यादातर पेशेंट जब विजुअल फील्ड डिफेक्ट लेकर आता है तो वो लेटर स्टेज में ही आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस प्रेसबायोपिक ग्लासेस, अभी हमने ऑलरेडी बात करी कि जो पेशेंट जब स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मैसवर्क हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो सिलेरी मसल्स जो होती हैं उन पर भी प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो भी हार्ड होने लग जाती हैं, और पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि उसके ग्लासेस जो होते हैं प्रेसबायोपिक ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और डिले डार्क एडेप्टेशन, मतलब पेशेंट एक लाइट से डार्क में आएगा तो उसका जो एडेप्टेशन है टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम साइन में। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है एंटीरियर सेगमेंट साइन। एंटीरियर सेगमेंट साइन में दो भाग में बांटते हैं। फर्स्ट है इनिशियल। देखो इनिशियल सिंपल है, एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि प्रेशर जो हो रहा है बहुत कम स्पीड में होता है, और फिर आता है लेटर।
देखो लेटर में क्या होता है, जो आईओपी होता है हमेशा 21 से ज़्यादा ही देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से प्यूपिलरी साइन देखने, स्लजिश रिएक्शन देखने को मिल सकता है, स्लजिश रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और सेकंड जो हमारी कॉर्निया है वो हेजी हो जाती है, कॉर्निया हेज देखने के लिए मिल सकता है लेटर स्टेज में। ये दोनों साइन होते हैं एंटीरियर सेगमेंट साइन। इंटरऑकुलर चेंजेस, इंटरऑकुलर प्रेशर चेंजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेंजेस में इंटरऑकुलर प्रेशर इनिशियल में क्या होता है, देखो इनिशियल में क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो मॉर्निंग का प्रेशर अलग होता है और इवनिंग का प्रेशर उसका मेनली अलग होता है। अगर इन दोनों मॉर्निंग और इवनिंग के प्रेशर में अगर 5 mmHg का डिफरेंस है तो हम उसे उस सस्पेक्ट में डाल देते हैं कि मे बी हो सकता है या नहीं भी, ठीक है। अगर डिफरेंस 8 mmHg का होता है तो वो हमेशा ग्लूकोमेटस चेंजेस में चले जाता है, ग्लूकोमेटस डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्राओकुलर प्रेशर चेंजेस इन इनिशियल स्टेजेस। अगर हम एडवांस स्टेज या लेटर स्टेज की बात करें तो हमेशा 21 mmHg से प्रेशर ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। से थर्ड है ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, इसमें भी 3 पार्ट भाग हैं। फर्स्ट है अर्लियर चेंजेस। अर्लियर चेंजेस में बस मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो वर्टिकल ओवल कपिंग हो जाती है, देखो मैं इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्टिकल ओवल कप, अभी वर्टिकल ओवल कप क्या होता है, देखो जब हम नॉर्मली कप डिस्क रेशियो देखते हैं तो हमें सर्कुलर शेप में देखने के लिए मिलता है जब हम सिलिलम वगैरह में देखते हैं, लेकिन ग्लूकोमेटर इनिशियल में देखने को मिलता है कि वो वर्टिकल हो गया उसका शेप। तो ये एक डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, वर्टिकल ओवल कपिंग हो जाती है। सेकेंड है एसिमेट्री, सिमेट्री। अब ये एसिमेट्री क्या है, जब हम एक आई का देख रहे हैं तो अलग है, दूसरे आई का देख रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, या फिर वर्टिकल शेप हो गया, फिर नॉर्मल या तो इस आई का या इस आई का, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्री ऑफ द कप। या फिर थर्ड है लार्जर कप। लार्जर कप अर्लियर स्टेज पे 0.6 के आसपास होता है। देखो नॉर्मल जो कप होता है वो होता है 0.32 या फिर 0.4, नॉर्मल कपिंग रेशियो होता है ये। लेकिन अगर 0.6 तक जा रहा है तो वो हो जाता है हमारे लिए अर्ली स्टेज हो जाता है इसका, ऑप्टिक डिस्टेंस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का। थर्ड है एब्सेंस ऑफ स्प्रिंटर हेमरेज, या फिर स्प्रिंटर हेमरेज देखने प्रेजेंस हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ स्प्रिंटर हेमरेज, प्रेजेंट ऑफ स्प्लिंटर हेमरेज, या फिर हमें हेमरेजेस देखने के लिए मिल सकता है। या फिर एडवांस या फिर अनएनाफिल चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है इसमें अर्लियर स्टेज में। अगर हम एडवांस की बात करें, देखो मेन है एडवांस का 0.7 से टू 0.9 अगर कपिंग देखने के मिल जाए तो सिंपल सा है ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, ठीक है। फर्स्ट, या फिर थिनिंग ऑफ न्यूरल वेसल्स, जो वेसल्स हमारी न्यूरल वेसल्स हैं उनकी थिनिंग होने लग जाए, सेकेंड, तो वो हो जाएगा हमारा एडवांस स्टेजेस, ठीक है। और थर्ड आता है ऑप्टिक एट्रोपी, या फिर जो हमारे ऑप्टिक नर्व सेल्स हैं उनमें कोई डिजनरेशन देखने को मिल जाए तो वो भी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के चेंजेस देखने के लिए हो जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है एडवांस स्टेजेस का। विजुअल फील्ड डिफेक्ट, देखो विजुअल फील्ड डिफेक्ट पढ़ने से पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसके ना 5 रूट होते हैं। फर्स्ट है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं SRF, सुपीरियर रेडियंट फाइबर, सुपीरियर रेडियंट फाइबर, ठीक है। और ऐसे ही नीचे की उस साइड होता है इसका IRF, सिंपल, इंफीरियर रेडियंट फाइबर। 2 पॉइंट्स हो गए जो कि हमारी नेजल साइड होते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट होते हैं हमारी टेम्पोरल साइड। टेम्पोरल साइड होते हैं सुपीरियर आर्कुएट फाइबर, इंफीरियर आर्कुएट फाइबर। मैं इस पर स्पेलिंग देता हूँ, इंफीरियर ARCUATE आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 4 जोन, नेजल और 2 टेम्पोरल 2 नेजल, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर। और लास्ट होता है जो मैकुलर पे होता है उसको बोलते हैं हम PMB, पेपिलो मैकुलर बंडल, मैकुलर बंडल, ठीक है।
ये हमने पता है ये सब चीज़ें क्यों पढ़ी हैं, हमने 5 पॉइंट क्यों पढ़े हैं। मेन रीज़न है विजुअल फील्ड डिफेक्ट में 5 पॉइंट्स पढ़ने का ये है क्योंकि ग्लोकोमा में सबसे पहले डैमेज होते हैं SRF और SAF और IAF होता है, क्योंकि ये टेम्पोरल और पेरिफेरल रीजन पे होता है। जब भी ग्लोकोमा पेशेंट आएगा उसका फर्स्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट हमें पेरिफेरल मिलेगा, देन सेकंड ये SRF और IRF की तरफ बढ़ते हैं और सबसे कम PMB पेपुलर मैकुलर बंडल पे और लास्ट लेटर स्टेज पे जाते हैं। तो मोर सेंसिटिव जो फील्ड होते हैं वो होते हैं SAF और IAF विजुअल फील्ड डिफेक्ट के लिए। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टोनोमीटर, या तो हम उसका IOP मेजर कर सकते हैं, IOP से पता लगा कि अगर IOP ज़्यादा आ रहा है। DVT ड्यूरेनल वेरिएशन टेस्ट, अभी हमने पढ़ा कि मॉर्निंग में कुछ और होता है और इवनिंग में कुछ होता है, तो हमने DVT बोलते हैं इसे, ड्यूरेनल वेरिएशन टेस्ट, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना। गोनियोस्कोपी से हम सिलिलम पे गोनियोस्कोपी करते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट का एंगल चेक करते हैं कि ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है, ये चेक करते हैं। ठीक है। CD रेशो अभी हमने पढ़ा नॉर्मल 0.3 to 0.4 होता है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो सस्पेक्ट में जाता है, और देन उससे भी ज़्यादा हुआ तो 0.7 to 0.9 हुआ तो एडवांस में चले जाता है, वो तो फिर ग्लोकोमा हो गया पेशेंट को। स्लिट लैम्प ने हम 90D और 70D से देखते हैं कि कपिंग क्या है, और पेरीमेट्री से हम विजुअल फील्ड चेक करते हैं कि कितना डैमेज हो चुका है और अभी कितना पेशेंट का है। RNFL में हम देखते हैं कि रेटिना नर्व फाइबर लेयर, इससे पता चलता है कि क्या कंडीशन है हमारी नर्व फाइबर लेयर की। प्रोवोकेटिंग जो टेस्ट होता है इसमें ना वाटर टेस्ट आता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को फास्टिंग 8 आवर्स की फास्टिंग करने के लिए देते हैं। लिख देता हूँ वाटर टेस्ट में 1 लीटर पानी पिलाते हैं पेशेंट को, और हर 15 मिनट में चेक करते हैं उसका IOP, मतलब 1 घंटे में 4 बार। अगर इसमें 8 mmHg से प्रेशर ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब सपोज़ 20 प्रेशर, और जब पानी पीने के बाद हमने लास्ट में देखा एक घंटे के बाद कि उसका 28 mmHg हो गया, तो वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में वो केस चले जाता है। ठीक है। लास्ट आती है मैनेजमेंट। देखो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो मैनेजमेंट, फर्स्ट हमारा जो मैनेजमेंट बेसिक मैनेजमेंट हो, यही रहेगा हमारा एम कि हम IOP कैसे भी डिक्रीज़ कर दें जिसकी वजह से हमें पेशेंट का डैमेज, ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। टॉपिकल, ओरल एंड सर्जिकल। देखो टॉपिकल में ड्रॉप आते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप्स। जो एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप्स हैं, हम एक डिटेल में लेक्चर्स बनाएंगे एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप्स क्या होता है, लेकिन हम भी बेसिक्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। बीटा ब्लॉकर्स, देखो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, देखो यहाँ से ये फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कितने 2.5 ml म्यूएल पर मिनट में होता है, ये तो पता है, लेकिन ड्रेनेज इस हिसाब से नहीं हो रहा। फर्स्ट रीज़न हो सकता है हम या तो हम एक्वस फॉर्मेशन ही कम कर दें क्योंकि कम यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है। तो बीटा ब्लॉकर्स का ये होता है, ये एक्वस ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है उसी को डिक्रीज कर देती है। ड्रॉप्स बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। जिस भी ड्रॉप के पीछे LOL आती है, लॉल आती है, वो सब बीटा ब्लॉकर्स ड्रॉप होती हैं। ठीक है, जैसे होती है टीमोलॉल, बीटा एक्सोलॉल, तो ये जो जितनी भी ड्रॉप होती है ना, ये सब होती है हमें बीटा ब्लॉकर्स। पाइलोकार्बिन क्या करती है, ये हमारी जो पीपल्स है उसको कंसिस्ट कर देती है, मियोसिस कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे एपेंगल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ट्रेविकुलर मेसवर्क की जो अंदर की मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फ्लो थोड़ा होने लगता है। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है, जो जब मियोसिस हो जाएगी तो अकोमोडेशन प्रॉब्लम करने लग जाएगा, जिसकी वजह से नियर विजन प्रॉब्लम और हेडेक क्रिएट हो जाता है। तो एडल्ट एज में तो इसको नहीं देते हैं, लेकिन अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो वो इसको दे देते हैं। ठीक है, डोर्जेलामाइड का भी सेम वर्क है कि एक्वस फॉर्मेशन कम करना। ठीक है, लेंटोप्रोस्ट हम कॉम्बिनेशन ड्रॉप बोलते हैं। लेंटोप्रोस्ट का मेन एम ये है, देखो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में कि जो कन्वेंशनल फ्लो होता है वो 90% होता है ट्रेविकुलर मैक्सवर्क में, और 10% होता है अनकन्वेंशनल फ्लो, यूवियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो लेंटोप्रोस्ट क्या करता है, देखो ट्रेविकुलर तो हमारा ऑलरेडी बंद है, उससे तो जा ही नहीं रहा फ्लो, तो हम यूवियल फ्लो को बढ़ाते हैं। लेंटोप्रोस्ट ड्रॉप क्या करती हैं, यूवियल फ्लो को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ये कंबाइन देते हैं, या तो हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ देते हैं। देखो यहाँ से एक्वस भी कम हो रहा है, एक्वस फ्लो भी कम हो रहा है, और यूवियल फ्लो भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों काम करती हैं ये एक साथ।
ज़्यादातर जब पेशेंट का बीटा ब्लॉकर्स काम नहीं करती तो हम लेंटोप्रोस्ट उसको कंबाइन करके दे देते हैं। दोनों ड्रॉप हम दिन में 2 बार ही देते हैं या फिर 1 बार भी दे देते हैं, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का अभी कंडीशन क्या है। सर्जिकल में मेन एम यही रहता है कि जो हमारा ट्रेविकुलर मैसबैक में एक पाइप डालते हैं जिसकी वजह से जो हमारा फ्लो है, एक्वस फ्लो है, आउटफ्लो है, वो ईजिली हो जाए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा। थैंक यू।